तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। जब इस फिल्म को देखने के लिए मैं थिएटर पहुंचा तो और जब मैं इस फिल्म की टिकट लेने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर पर कोई लड़की थी। तो मैंने जाते ही कहा, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इस फिल्म की 2 टिकट्स दे दीजिए। ये सुनकर वो हंसने लगी। तो अब यार फिल्म के नाम ऐसे होंगे तो ऐसे इंसिडेंट होना भी एकदम तय है। खैर छोड़ो, इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1970 के आगरा से, जहां हम एक छोटे से बालक को देख पाते हैं जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है। वो लड़का कौन है ये तो हमें फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम यूएस की एक बहुत ही महंगी शादी को देख पाते हैं। और इस शादी के वेडिंग प्लानर है रेहान मेहरा और पिंकी मेहरा। पिंकी और रेहान के माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही यूनिक है और इस बिजनेस को वही चलाते हैं। उनकी वेडिंग प्लानर कंपनी जो है वो दुनिया के टॉप 10 वेडिंग प्लानर कंपनीज में आती हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं और जल्द से जल्द वो अपने यूएस में खुद का घर भी लेने वाले हैं। तो अपना काम खत्म करने के बाद रेहान जो है वो क्रूसिया जाने वाला है और वहाँ जाकर खूब एंजॉय करने वाला है। रेहान की लाइफ में उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। पिताजी थे जो कि 3 साल की उम्र में उसे छोड़कर जा चुके हैं। तो अब रेहान जब क्रूसिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ जाकर उसकी मुलाकात होती है रूमी नाम की लड़की से। और रूमी और रेहान जो है वो एयरपोर्ट के ही एक बुक स्टोर में मिलते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि रूमी एक राइटर है और हाल ही में जो उसने बुक पब्लिश की है उस बुक का नाम है लव इन आगरा। और वो बुक जो है वो बुक स्टोर में सबसे ऊपर वाली लाइन में रखी हुई थी, मतलब कि वहां तक किसी के हाथ भी नहीं पहुंचने वाले थे। तो उस बुक को ऊपर से नीचे लाने के लिए यहाँ रूमी जो है वो रेहान की मदद लेती है। तो रेहान भी यहाँ उसकी मदद कर देता है। जब बुक नीचे आई तो रूमी यहाँ उस बुक को आगे वाली लाइन में रख देती है ताकि सबकी नजर उस बुक पर पड़े। रेहान जब उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो यहाँ रूमी बताती है कि दरअसल में इस बुक को उसकी एक फ्रेंड ने लिखा है और वो चाहती है कि इस बुक को सभी पढ़ें। रेहान कहता है कि इस बुक को आगे रखने से कोई भी फायदा नहीं है। अगर ये बुक सचमुच ही अच्छी होगी तो सभी लोग इसे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ दोनों के बीच में बातें स्टार्ट होती है। दरअसल में बातें कम होती है, झगड़ा ज्यादा हो रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे थे कि तभी रूमी के पास उसके पिता वर्धन सिंह का कॉल आ जाता है जो कि रिटायर्ड फौजी हैं। और वर्धन सिंह जो है वो रूमी के पास दिन भर में लगभग 4 से 5 बार कॉल करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि रूमी जो है वो अभी छोटी बच्ची है और वो कुछ भी नहीं समझती है। लेकिन रूमी हमेशा ही अपने पिता को डांटती रहती है क्योंकि वो उसे छोटी बच्ची समझते हैं। तो यहाँ हमें मालूम चलता है कि वर्धन सिंह जो है वो इंडिया के आगरा में रहते हैं। उनके साथ उनकी बेटी जिया रहती है जो कि रूमी की बड़ी बहन है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और तो और जिया ही वर्धन सिंह का पूरा ख्याल रखती है। आगे हम देखते हैं कि रूमी को ये नहीं पता था कि रेहान भी उसके साथ क्रूसिया जाने वाला है। जब ये बात उसे मालूम चली तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। और जब उसे मालूम चला कि रेहान की सीट उसके बाजू वाली है तो वो और भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे पता है कि रेहान उसे बहुत पकाने वाला है। रेहान को यह मालूम चल जाता है कि बुक स्टोर में जो आगरा इन लव वाली बुक थी ना, वो दरअसल में रूमी की दोस्त की नहीं बल्कि उसी की है। और उसे ये भी मालूम चल चुका है कि ये बुक जो है वो बहुत ही बकवास है। इसके रिव्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है। तो यहाँ रूमी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान इस बंदे को क्रूसिया लेकर जरूर जाना, लेकिन इसे प्लीज योर ट्रिप पर मत भेजना क्योंकि वो वहां जाने वाली है। लेकिन हुआ वही जो रूमी नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ रेहान क्रूसिया तो जा ही रहा है और साथ ही वो यॉट ट्रिप पर भी जाने वाला है। तो अब रूमी भी समझ जाती है कि इस बंदे से जल्द छुटकारा तो उसे नहीं मिलने वाला है। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर रूमी और रेहान को मालूम चला कि इस यॉट को दरअसल में वो दोनों शेयर करने वाले हैं। ये सुनकर तो रूमी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ शांति से छुट्टियां बिताने आई थी। पर ये सारी बातें सुनने के बाद रेहान तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ रूमी के साथ छुट्टी बिताना चाहता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और उनके बीच अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। दोनों छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हैं और अब तो रूमी को ऐसा लग रहा है कि शायद इस बंदे का मैं खून करने वाली हूँ। जब यॉट के अंदर पहुंचे तो वहां जाकर रूमी को मालूम चला कि इन्हें बेड भी शेयर करने हैं। ये सुनकर अब उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब होने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भगवान उसकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक सोची समझी प्लानिंग हो। तो वही रेहान का तो मुंह बंद ही नहीं होता। उसे बक बक करने की और मजाक मस्ती करने की बहुत ज्यादा आदत है। अब रात को रूमी जो है वो डिनर करने के लिए जाती है, लेकिन अकेले। वो रेहान को अपने साथ लेकर नहीं जाती है।
उसने जितनी भी डिश मंगाई है वो सारी डिश एकदम बकवास निकलती है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार खाना क्या है। तब वो रेहान के पास गई और रेहान ने उसे बताया कि यहाँ पर ऑर्डर क्या करना है। लेकिन रूमी को तो यहाँ थेपला खाने का मन था, लेकिन क्रोशिया में थेपला कौन लेकर आएगा भला, इसी वजह से रेहान उसे बहुत सुनाता है। यह सुनकर यहाँ रूमी भी अपने यॉट पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रेहान भी यॉट पर पहुंच जाता है और दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर यहाँ रेहान जो है वो रूमी को थेपला दे देता है। वो कहता है जिस जगह पर हम खाना खाने के लिए गए थे उसी रेस्टोरेंट से उसने थेपला भी बनवाया है। तो अब दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन वो फ्रेंड नहीं बने हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं रूमी को, जिसका दिमाग जो है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है, या फिर कहें कि वो तो रो रही थी। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुक पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं। सभी ने उसे 2 या 2.5 स्टार दिए हैं। एक बंदे ने रिव्यू में लिखा है कि इस बुक को रिव्यू करना था इसलिए उसे पूरी पढ़नी पड़ी, वरना वो तो 10 पेज पढ़ने के बाद ही बोर हो गया था और वो इस बुक को फाड़ कर रद्दी वालों को देने वाला था। तो रूमी चाहती है कि इस बुक को रेहान पढ़े और उसे रेटिंग दे बिल्कुल ऑनेस्ट कि ये बुक पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। लेकिन रेहान नहीं चाहता कि वो ऐसी वैसी बुक पर अपना टाइम खराब करे। वो कहता है कि वो यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, तुम्हारी इस बोरिंग बुक को पढ़ने के लिए नहीं। तो रूमी भी साफ शब्दों में कह देती है तो फिर मेरा पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी जाएगी उसका पीछा नहीं करना। लेकिन रेहान कहीं ना कहीं रूमी को पसंद करने लगा था। जब यहाँ रूमी जो है वो किसी दूसरे बंदे के साथ डांस कर रही थी तो यहाँ रेहान को जलन हो जाती है। वो तुरंत ही रूमी के पास जाता है और कहता है 4 स्टार। रूमी कहती है कि तुमने बुक कब पढ़ी? तो यहाँ रेहान कहता है जब वो फ्लाइट में थे तभी उसने बुक पढ़ ली थी। हाँ, मुझे बुक ज्यादा पसंद नहीं आई। तो यहाँ रूमी कहती है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो यहाँ रेहान कहता है कि जब तुम किसी और के साथ डांस करती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता, जब तुम मेरी आंखों में देखती हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बन रहा था। रूमी कहती है कि वो यहाँ किसी को डेट करने के लिए नहीं आई है। तो यहाँ रेहान बताता है कि वो शादीशुदा है। तो रूमी कहती है ये उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और फिर रात भर एक ही कमरे में रोमांस करते हैं। और जब अगली सुबह हुई तो रेहान ने रूमी को बताया कि वो शादीशुदा नहीं है, वो बिल्कुल सिंगल है। ये सुनकर रूमी कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अलग स्टोरी सुनाना चाहती है। वो कहती है कि 2025 की दुनिया में उसे 90s वाला प्यार पसंद है। 90s वाली लव स्टोरी अब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सपना है कि ऐसा ही कुछ हो। वो बताती है कि लव स्टोरीज के 7 स्टेजेस होने चाहिए, जैसे कि पहले लड़का और लड़की मिले और उनके बीच में बिल्कुल भी ना बने और दोनों का एक दूसरे का मुंह तोड़ने का मन करे। दूसरे स्टेज में वो दोनों दोस्त बन जाए। तीसरे स्टेज में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और चौथे स्टेज में जब वो एक दूसरे से अलग हो जाएं तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर होगा फैमिली ड्रामा, वो अपनी अपनी फैमिली से मिलाएं और फैमिली वाले बिल्कुल भी ना माने। और फिर आगे के स्टेज में फैमिली वालों को मनाना है और फिर आखिर में दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो अब वो यहाँ पर रहते रहते एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। उन दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी थी और वो काफी बार रोमांस भी करते हैं। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आ चुके थे और कहीं ना कहीं वो दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक पसंद भी करने लगे थे। अब रेहान यहाँ अपने बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि वो लोग दिल्ली में रहा करते थे। जब वो छोटा था तभी उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। तो अब मेरी और मेरे नाना नानी की जिम्मेदारी जो है वो माँ के ऊपर थी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। इस तरह क्रिकेट खेलता था कि मैं अपनी टीम का कैप्टन था और कोच ने तो मुझसे ये भी कहा था कि तू एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। लेकिन जब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूएस जाना था तो मैंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई। अगर ये बात मैं अपनी माँ को बता देता कि उसे क्रिकेटर बनना है तो मेरी माँ कभी यूएस जाती ही नहीं और मेरे सपने को वो अपना बना लेती। इसलिए मैंने ये बात कभी अपनी माँ को नहीं बताई, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं बिना बताए, लेकिन बच्चे शायद ही कुछ करते होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी माँ को नहीं बताया। तभी रेहान की माँ पिंकी का कॉल आ जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि रेहान की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। इसलिए वीडियो कॉल पर यहाँ रेहान की माँ की बात वो रूमी से कराता है। यहाँ पिंकी को तो रूमी बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद रेहान जो है वो रूमी के पास जाता है और वो उससे सीधा आई लव यू कहता है। रूमी कहती है कि ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं हो रहा है।
रेहान उससे कहता है कि मेरी लाइफ में अब तक 3 सीरियस रिलेशनशिप रह चुके हैं और बहुत सारे कैजुअल रिलेशनशिप भी, लेकिन आज तक उसने किसी भी लड़की से आई लव यू नहीं कहा था, क्योंकि उसने सोच कर रखा था कि जब वो किसी लड़की से आई लव यू कहेगा तो वो लड़की पहली और आखिरी रहेगी। रेहान बताता है कि उसने अपने सपने वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। तुम पहली लड़की हो जिसे उसने ये सारी बातें बताई है। वो जब तुमसे बात करता है तो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, सीधा दिल से बोल देता है। तो अब रेहान और रूमी जो है वो स्टेज 4 ऑलमोस्ट पार करने वाले थे, लेकिन स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट अभी बाकी है। सीन शिफ्ट होता है आगरा की तरफ और हम देखते हैं कि 1970 में जो छोटा सा बच्चा नींद में चल रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि रूमी के पिता बर्धन सिंह होते हैं। इस बार फिर से वो नींद में सड़कों पर पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पहुंचे तो उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी चोटें आ जाती है। ये सारी बातें जब जिया रूमी को बताती है तो रूमी हैरान थी, क्योंकि इस वक्त रूमी को अपने पिता के साथ होना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर रेहान आता है, जो कि रूमी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ और तुम्हारे पिता को बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। रूमी कहती है कि ये डिसीजन तुम बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो, हमें मिले अभी 10 दिन तक नहीं हुए हैं। रेहान कहता है कि मेरे माता पिता जो है वो 10 साल के रिलेशनशिप में थे, लेकिन शादी होने के बाद 2 साल तक नहीं टिक पाए, इसलिए शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन रूमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिया की शादी तय हो चुकी है। उसका मंगेतर जो है वो कनाडा से है और शादी के बाद जिया को भी कनाडा ही जाना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं जिया को रोकूं, क्योंकि उसने अब तक पिताजी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। उसने पापा का ख्याल रखा, तब जाकर ही मैं राइटर बन पाई हूँ। अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखूं, क्योंकि अगर दोनों बेटी की शादी हो गई तो पिताजी को कौन संभालेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मूव ऑन करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा है और मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक मेरे पापा जिंदा हैं। तो इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। और जब रूमी इंडिया गई तो यहाँ रेहान का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ रूमी की याद आ रही थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। भले ही उन्हें मिले सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन वो उसे नहीं भूल पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी को, जो कि इंडिया पहुंच चुकी थी। अब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूमी का हाल भी बहुत बुरा है, क्योंकि वो भी तो रेहान को चाहती है और वो भी ऐसा नहीं चाहती है कि वो रेहान से दूर रहे, लेकिन उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि पापा के साथ किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ेगा, वरना पापा का ख्याल कौन रखेगा। और जिया ने जो लड़का पसंद किया है, उसके घर वाले भी जल्द से जल्द उनके घर आने वाले हैं और उनकी सगाई होने वाली है और जल्द से जल्द शादी भी होने वाली है। तो रेहान जिस तरह से इस हाल में है, उस हाल को देखते हुए पिंकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुझे इसी तरह से रहना है तो तू इंडिया चला जा। लड़के तो 90s में भी हार नहीं मानते थे, ये तो 2025 चल रहा है, तो तू आखिरकार हार कैसे मान सकता है। मुझसे एक पिंकी प्रॉमिस कर कि तू इंडिया जाएगा और अपनी रूमी को साथ लेकर ही आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में रूमी की बहन जिया की और सुखी की जल्द से जल्द शादी होने वाली है और सुखी के घर वाले यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उन्हें आगरा का ताजमहल घुमा रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि रूमी की नजर जो है वो रेहान पर पड़ती है और जब रूमी रेहान को देखती है तो यहाँ दोनों ही रो पड़ते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद देखा था। यहाँ रूमी उससे कहती है कि मूव ऑन बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेहान कहता है कि मूव ऑन तो मेरा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि मैं आसानी से हार मान जाऊं। वो उससे कह देता है कि तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं तो यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर कर आया हूँ। रूमी बताती है कि उसके पिता रिटायर्ड सोल्जर है, मतलब कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर तो कहीं भी नहीं जाने वाले, इसलिए तुम्हारी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर फेल होने वाली है। तो जिया की शादी के लिए जो उन्होंने वेडिंग प्लानर सिलेक्ट किया है, यहाँ हमारा रेहान जो है वो उन वेडिंग प्लानर का बॉस बनकर आ जाता है। उस वेडिंग प्लानर कंपनी का नाम वगैरह वगैरह था और यहाँ रेहान ने उस कंपनी को खरीद लिया था। तो अब यहाँ रेहान जो है वो उनसे डील करने लगता है। यहाँ रेहान का डील का तो एक बहाना है, बल्कि उसे तो यहाँ रूमी की फैमिली के नजदीक आना है, जिसमें रेहान कामयाब भी होता है, क्योंकि रेहान जो है वो रूमी के पिता वर्धन सिंह के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका था। ये मान लीजिए कि दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह बन चुके थे। आगे मालूम चलता है कि सुखी और जिया की शादी तो लेट होने वाली थी, लेकिन यहाँ कुंडली में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पंडित जी ने ठीक से सुन नहीं पाए थे कि लड़के का जन्म AM में हुआ था या फिर PM में, जिस वजह से अब कुंडली चेंज हो जाती है और अब मुहूर्त जो है वो 5 दिन के अंदर का निकलता है।
अगर 5 दिन के अंदर शादी नहीं होती है तो फिर 1 साल बाद का मुहूर्त है। ये बात जब लड़के वालों को मालूम चलती है तो वो लोग टोंट कसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी प्लानिंग है, 5 दिन के अंदर शादी कराना चाहते हो ताकि लोग कम आए और आपका खर्चा भी कम हो। ये सुनकर रेहान को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि 5 दिन के अंदर ही शादी होगी। और मैं आपको बताऊं, जितने कम लोग होंगे ना, शादी को उतने ही ज्यादा एंजॉय किया जाता है। रूमी कहती है कि आखिरकार 5 दिनों के अंदर तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? तो यहाँ रेहान बताता है कि हमारी वेडिंग प्लानर कंपनी जो है ना, वो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से आती है, तो हमें हल्के में मत लेना। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो उन्हें तो मैं यूएस चलने के लिए राजी कर ही लूंगा। रूमी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने भाई की बेटी की शादी में गए थे दिल्ली, लेकिन वहाँ वो 2 दिन से ज्यादा रुके नहीं क्योंकि उन्हें घर ही अच्छा लगता है। तो अब जिया और सुक्की की शादी स्टार्ट हो जाती है और शुरुआत होती है संगीत से, जहाँ पर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रेहान की माँ पिंकी भी आ जाती है और रेहान और रूमी के पिता तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रात को भी वो दोनों शराब पी रहे थे। तब बातों ही बातों में रूमी के पिता यहाँ रेहान से कहते हैं कि तुझे मेरी छोटी बेटी कैसी लगती है? रेहान कहता है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। रूमी के पिता कहते हैं कि क्या तू उससे शादी करेगा? तो फिर रेहान तो सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैं और रूमी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों क्रूसिया में मिले थे और वहीं से ये सब कुछ चालू हुआ। हम दोनों 4th स्टेज पर हैं। तो शराब के नशे में यहाँ पर हमारे रेहान ने अपने रूमी के पिता को सब कुछ कह दिया। रूमी को जब ये बात मालूम चली तो वो रेहान के ऊपर गुस्सा हो रही थी, लेकिन अब जब ये सारी बातें सभी को मालूम चल ही चुकी है तो इस बात को ओपन कर ही लेते हैं। रेहान यहाँ रूमी के पिता से कहता है कि ये भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन आपकी वजह से ये इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाली है क्योंकि आप यूएस नहीं जाएंगे, इसलिए ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती है। अब रेहान की माँ पिंकी जो है वो वर्धन सिंह से बात करती है। वो कहती है कि आप अगर अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो आप भी यूएस चलो, वहाँ सारी फैसिलिटीज है, आपको बहुत मजा आएगा। या फिर हमारे पास प्लान बी है, आप मर जाओ या फिर हम आपकी व्यवस्था कर दें। ये सुनकर रूमी को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को बहुत ही उल्टा सीधा सुना देती है। ये देखकर रेहान को आ जाता है गुस्सा और वो रूमी से कहता है मेरी माँ कुछ भी कहे, लेकिन तुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और तुझे इस तरह से मेरी माँ से हर कुछ नहीं बोलना चाहिए था। रही बात प्यार की, अगर तू मेरी माँ की इज्जत नहीं कर रही है तो प्यार तो छोड़ो, मैं तुझसे कोई रिश्ता तक नहीं रखूंगा। इतना बोलने के बाद रेहान जो है वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वर्धन सिंह को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तब उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ मालूम चलता है कि वर्धन सिंह अपनी बीपी की गोली खाना भूल चुके थे। ये सारी जवाबदारी जो है वो रूमी की थी, लेकिन रूमी ने यहाँ पर लापरवाही की थी। हॉस्पिटल में सभी लोग थे, रेहान भी था, रेहान की माँ भी मौजूद थी। रेहान की माँ यहाँ पर रूमी से माफी मांगती है, लेकिन रूमी कहती है कि गलती मेरी भी है, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर पिंकी कहती है कि मुझे भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। शराब के नशे में मैंने मजाक मजाक में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। रूमी ने रेहान को बताया कि पिताजी जो हैं वो बहुत ही बच्चों जैसे हैं, वो अपनी दवाइयों को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। अगर उनके साथ कोई नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे तो जिंदगी भर उनके साथ ही रहना पड़ेगा। अब रेहान रूमी के पिता से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि जितना प्यार मैं आपकी बेटी से करता हूँ उतना ही प्यार मैं आपसे भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को तो कभी भी नहीं देखा था, लेकिन इतने दिनों से जब मैं आपके साथ रह रहा था तो मुझे अपने पिता की कभी भी कमी नहीं लगी। क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ? ये सुनकर रूमी के पिता कहते हैं कि ये तो तेरा हक है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे और दोस्तों की तरह रह रहे थे। तो अब वर्धन सिंह जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं वैसे ही सुखी और जिया की शादी होने लगती है, जहाँ पर सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन रेहान की आंखों में एक अलग तरह का दुख था, क्योंकि उसे पता है कि शायद ये आखिरी दिन है जहां वो शायद रूमी को आखिरी बार देख रहा है। अब शादी कंप्लीट हो जाती है और जिया जो है वो अपने पति सुखी के साथ कनाडा चली जाती है, जिसके बाद रूमी जो है वो रेहान के पास आती है। वो उससे कहती है कि अब तक तुम यहाँ पर रहे, यहाँ पर देखने के बाद तुमने सब कुछ देख लिया होगा कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ और इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ना तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और ना ही मैं वहाँ जा सकती हूँ। मुझे अपने पिता के साथ रहना है और तुम्हें अपनी माँ के साथ, इसलिए हमारा अलग होना ही अच्छा है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। जिसके बाद रेहान और पिंकी जो है वो वापस यूएस पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने नया घर तो ले लिया था, लेकिन खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमारा रेहान जो है वो दिल तोड़वा कर आया है। रही बात वर्धन सिंह की,
तो वो अपनी बेटी रूमी से कहते हैं कि वो यूएस चलने के लिए रेडी है, लेकिन ये वो ऊपर ऊपर से कह रहे थे, जो कि रूमी ने परख लिया था। रूमी अपने पिताजी से कहती है कि आप दिल्ली में 2 दिन तक नहीं टिके थे, आप जिंदगी भर यूएस में कैसे टिक सकते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि पिंकी जिस तरह से अपने बेटे रेहान को देख रही थी, उसकी हालत को देख रही थी। उसे देखते हुए यहाँ वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। यहाँ रेहान की माँ रेहान से कहती है कि तुझे इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए रूमी की फैमिली के साथ, पर ऐसा तो रेहान नहीं होने दे सकता है। वो कहता है कि भले ही मैं रूमी से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ रेहान की माँ पिंकी कहती है कि अगर तू इंडिया जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चल दूंगी, क्योंकि तू जहाँ रहेगा वही मेरा भी घर होगा। तो ये रेहान और पिंकी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी को, जो कि आगरा में ही अपनी दूसरी बुक की स्टोरी टेलिंग कर रही थी। काफी सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर एक बंदा तो रूमी से शादी भी करने वाला था, लेकिन सही समय पर यहाँ पर पहुंच जाता है रेहान। रेहान को देखने के बाद रूमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा यहाँ आया क्यों है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। लेकिन रेहान बताता है कि वो तुझसे शादी भी करेगा और घर जमाई बनकर वो और उसकी माँ तुम्हारी छाती पर ही जिंदगी भर पड़े रहेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें यूएस चलना पड़े, अरे हम भी तो यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ रेहान रूमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और रूमी भी हाँ बोल देती है। इस तरह से दोनों साथ हो जाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पर दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।